हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम सभी को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 11th क्लास की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये यूनिट स्टार्ट करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है भाई। तो किसे कहेंगे केमिस्ट्री? केमिस्ट्री आपकी साइंस की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मैटर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन वो किस किस से मिलके बना है, कितने उसके टाइप हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसफॉर्मेशंस है। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब कि आपके पास कोई एक पदार्थ है और वो दूसरे कोई एक स्टेट है, यूँ कह दें, या यूँ कहें आपके पास कोई एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होने लग रहा है। जैसे मान के चलो लकड़ियाँ हैं, कोई पुराने टाइम में कोई बड़ा विपदा आई होगी कोई, उसके कारण से जितनी भी लकड़ियाँ जो पेड़ पौधे थे वो नीचे दब गए। अब बहुत सारा टाइम बीत गया, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया उनके ऊपर, जो ज़मीन में दबे हुए थे पेड़ पौधे उनके ऊपर, और एट लास्ट में क्या बना, उन पेड़ पौधों से आपका कोयले का निर्माण हो गया। तो था क्या, पेड़ पौधे थे, नीचे दबे थे, चीज़ क्या बन के सामने आई? कोयला। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास कोयला है, वो कोयला बहुत सालों तक जब पड़ा रहेगा, कार्बन बोलते हैं जिसको हम, कार्बन अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो वो आपका डायमंड का रूप भी ले लेगा, वो आपका ग्रेफाइट का रूप भी ले लेगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि केमिस्ट्री जो है वो आपकी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक एटम मॉलिक्यूल है वो आपका दूसरे किस रूप में चेंज होने लग रहा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपकी साइंस की वो ब्रांच होगी, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of atoms, molecules and their transformations ये रहेगी आपकी भाई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। या हम यूँ कह दें कि केमिस्ट्री है वो साइंस की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, यानी स्टडी ऑफ एटम्स, या यूँ कह दें स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर कंपोजिशन कंपोजिशन का मतलब किस किस से मिलके वो आपका मैटर है वो बना हुआ है, ये कहलाएगी तुम्हारी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे चेंज होने लग रहे हैं, किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चेंज होने लग रहे हैं, इनके बारे में साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करें वो कहलाएगी आपकी केमिस्ट्री। वैसे तो केमिस्ट्री की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज के बारे में स्टडी करेंगे वो 3 टाइप की होगी। पहली होगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी आपकी रहेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नंबर 3 पे रहेगी आपकी भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ हम केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज पढ़ेंगे, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगी? फिजिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में किन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कि एक एटम, किसी आपने कोई भी कंपाउंड उठा लिया, मान लीजिए आपने सोना उठा लिया, सोने का कोई प्लेट उठा ली, कोई भी एक चीज़ उठा ली, सोने की, लोहे की, तांबे की, जो भी उठा ली। अब उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सारे तांबे के, मान लिया अगर आप लोहे का टुकड़ा लेने लग रहे हो तो सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे? लोहे के। तो वो जो लोहे के पार्टिकल्स हैं वो आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़े हुए हैं? आपने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़े होते हैं? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करें वो कहलाएगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये आपका रहेगा स्टडी ऑफ फोर्सेस बिटवीन
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आएगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेटल्स वगैरह हैं, सोना चांदी तांबा पीतल जो भी हैं, नॉन मेटल्स हैं, कंपाउंड बन रहे, कोई सोडियम क्लोराइड बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, सिल्वर नाइट्रेट बना दिया, जितने भी ये कंपाउंड हैं, वाटर बना दिया, ये जितने भी कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड के बारे में केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप स्टडी कर रहे हो वो कहलाएगी तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी यहाँ हम बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे 10th क्लास में जब थे तो हमारे एक चैप्टर आया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे ऐसे कंपाउंड के बारे में जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने। तो यहाँ रहेगा स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये रहेगा आपका स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी कंपोजिशन, उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ हम 3 ब्रांचेज पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जिन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, या यूँ कहें कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, वो कहलाएगी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में कि बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में जब 2 अलग अलग टाइप के एटम्स या यूँ कहें 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए कोई कंपाउंड बना देंगे, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे जितने भी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद आता है भाई इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री का अपनी डेली लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री? वैसे तो सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे हम साइंस के बारे में ना पढ़ते हो, साइंस कहीं ना कहीं काम ना आती हो। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री का भी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। भाई क्या रोल है? अगर हमें एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर देखें जितने भी आप स्प्रे वगैरह होते हैं, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो हैं, या जो आपके फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, फॉस्फोरस, जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल ही तो हैं। और इनको बनाते किस वे में हम, या इनके बारे में स्टडी कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी हमें केमिस्ट्री का रोल प्ले कर, केमिस्ट्री अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दूसरा, जितने भी अपना जैसे जो एटमॉस्फेरिक साइकिल कहते हैं हम, जैसे वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ये जितने भी बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर भी केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग रही है। कुछ और केमिकल बनाने लग रहे हैं, पेंट बनाना है, जो पेंट वगैरह करते हैं, कलर वो बनाने, दवाइयाँ बनानी है, मेडिसिन यूज़ देख लो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, टैबलेट वगैरह हैं, सिरप हैं, जितनी भी, हर एक के अंदर आपको जैसे एक टैबलेट लेके आ रहे हो आप मार्केट से कि पैरासीटामोल की टैबलेट लेके आ गए, और उस पैरासीटामोल के अंदर ये देखा जाएगा भाई वो कितना साल्ट, कौन सा साल्ट है वो कितना मिलाया गया है, तो उनकी कंपोजिशन क्या है। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई अपना रोल प्ले ना करती हो। ठीक है, वेदर पैटर्न है, मौसम की जो जानकारियाँ होती हैं, या जो मौसम बदलने लग रहा है, कभी बरसात आने लग रही है, कभी ये बादलों का बनना है, ये भी आपका क्या है? केमिस्ट्री है एक। तो बेसिकली हम बात करें केमिस्ट्री का अपनी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 2 छोटे छोटे नाम बताने लग रहा हूँ भाई। एक तो आपका AZT,
अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें, इसका नाम होता है आपका एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन ये जो मेडिसिन है ये आपकी एड्स के अंदर काम आती है भाई। जो पेशेंट आपका HIV से ग्रसित है, एड्स से पीड़ित है, उसके अंदर ये टैबलेट, ये जो मेडिसिन आपकी ये यूज़ होती है। एक और आता है कैंसर के अंदर, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। एक ये जो मेडिसिन है ये आपके कैंसर के अंदर यूज़ होती है भाई। तो ये दो नाम याद रख लेना कि एक तो आपका AZT एजिडोथाइमिडिन एड्स के अंदर काम आऊगी, और सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल ये क्या होंगी तुम्हारी कैंसर के अंदर काम आएंगे। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, और अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, ये बातें होगी। अब हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो स्टार्ट कहाँ से होता है भाई। 9th क्लास में थे तब भी आपने पढ़ लिया था कि मैटर किसने कहा, पदार्थ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री आपकी वहीं से स्टार्ट होती है, मैटर से ही स्टार्ट होगी केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ, कि मैटर है क्या। बेसिक सी चीज़ है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर वो चीज़ जिसका अपना कुछ वजन है और जो स्थान घेरने लग रही है, हर वो चीज़ मैटर कहलाएगी। यानी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिसका अपना कुछ वजन भी हो और वो जिस भी जगह पे आप उसको रखोगे वो थोड़ा बहुत स्थान घेरेगी, उसको बोलते हैं मैटर। ये मार्कर है, जिस भी जगह पे रखो, देखो इसका कुछ वजन भी है ना, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी है इसका कुछ वजन है। जहाँ इसको रखूँगा, जैसी इसकी शेप है, ये इतना आकार, इतनी जगह भी घेरेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। ये आपका जो मोबाइल है ये भी क्या है, आपका एक मैटर है। ब्लैक, ये जो वाइट बोर्ड है ये भी क्या है, मैटर। मतलब हर एक चीज़ जिसका कुछ वजन है और वो जिस भी जगह पे रखोगे कोई ना कोई स्पेस कवर कर लेगी, वो हर वो चीज़ कहलाएगी मैटर। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स which have mass and occupy space, उसको हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे भाई। कि कोई भी चीज़ जगह भी घेरती हो, कुछ वजन भी हो अपना, वो चीज़ क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। अब मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके आधार पे मैटर की 3 कैटेगरी बना दी। वैसे तो मैटर की पांच टाइप के, मैं मतलब यूँ है 5 स्टेट हैं इसकी, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तो हम पढ़ चुके हैं। एक होता है आपका सुपर कोल्ड लिक्विड और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, वो हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 3 टाइप की स्टेट पढ़ेंगे मैटर की। पहली होगी आपकी सॉलिड, दूसरी होगी आपकी लिक्विड, और तीसरी होगी आपकी गैस, जिसको हम बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और अपना कुछ वजन हो, मैटर कहलाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर की 3 कैटेगरी पढ़ेंगे यहाँ पे, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड के अंदर क्या होगा, देखो सॉलिड के अंदर जैसे ये मार्कर है, अब अगर मैं इस पर फूंक मारूं, इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाऊं, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, इसकी शेप पे नहीं पड़ेगा। जिस भी जगह पे रखूँगा इसको, चाहे मैं यहाँ फर्श पे रख दूँ, चाहे अपने सर पे रख लूँ, चाहे इस वाइट बोर्ड पे रख दूँ, चाहे बाहर रख दूँ, जिस भी जगह पे रखूँ, जितना इसका शेप है, इसके शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसी शेप इसकी यहाँ है वैसी शेप इसकी बाहर रहेगी, तो ये स्थान भी तो उतना ही घेरेगा। कहने का मतलब कि जो सॉलिड होंगे, सॉलिड हमेशा उनकी जो शेप होगी, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम, वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी भाई। यानी सॉलिड की जो शेप और वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कि अगर मान लीजिए
यहाँ इसने जितना स्थान घेरा है ना, इस मार्कर ने जितना स्थान घेरा है, ये बाहर जाके रखूँगा तो भी इतना स्थान घेरेगा, अगर मैं छत पे रखूँगा तो भी उतना ही स्थान घेरेगा। जितना इसका वजन यहाँ है उतना ही वजन इसका ऊपर रहेगा छत पे। दूसरा, इसकी शेप जैसी यहाँ पे है वैसी जहाँ दूसरी जगह रखूँगा वैसी होगी। ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पे लटका दिया तो भी इतनी जगह घेरेगा, अगर मैं दूसरी दीवार पे लटकाऊंगा तो भी इतनी जगह घेरेगा। ऐसा तो है नहीं दूसरी जगह पे जाके फूल जाऊंगा। तो इसका जो आकार है, आकार में भी तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना, कि ये ऐसे यहाँ पे अगर ये एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है तो वहाँ पे जाके ट्रायंगल बन के खड़ी हो जाओगी, ऐसा तो नहीं है। तो सॉलिड के अंदर शेप और वॉल्यूम दोनों की दोनों क्या होंगी, फिक्स होंगी। दूसरा, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के अंदर वो क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है कि सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होंगे, चिपके हुए होंगे, उनके बीच में कोई जगह नहीं होगी, खाली जगह। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड की बात करें। मार्कर है या ये जो आपका वाइट बोर्ड है या आप कोई भी दूसरा मैटर उठा लो, कोई जैसे ईंट उठा ली, अब इनके बीच में क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि ईंट को आप यूँ दबाओगे उंगली मैं फंस जाओगी उसके, ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं जान लग रही उंगली? दिक्कत क्या है कि पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं, और इतने नज़दीक हैं कि उनके बीच में कोई खाली जगह ही नहीं। ठीक है, समझ आ गई? तो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वो क्या होगी भाई, ग्रेटर, बहुत ज़्यादा होगी। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स उतने नज़दीक होंगे, और जितने ज़्यादा पार्टिकल नज़दीक होंगे उनके बीच में जगह उतनी क्या होगी, कम। अब देखो तीन चीज़ें आ गई, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज मिलेंगे। अब क्लोज अगर पार्टिकल है, इसका मतलब अगर आप उसको दबाना चाहोगे तो क्या वो दबेंगे? नहीं दबेंगे भाई। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी इसका मतलब होता है दबाना, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ये नेग्लिजिबल होती है भाई, नेग्लिजिबल का मतलब सॉलिड को आप दबा नहीं सकते। ईंट को अगर आप कंप्रेस करना चाहो तो दबेंगे नहीं, दीवार को आप कंप्रेस करना चाहो दबेंगे नहीं, व्हाइट बोर्ड को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूँगा ये दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबाना? अगर आप पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, उनके बीच में जगह ही नहीं है, जगह अगर हिलने डुलने के लिए जगह नहीं होगी तो कैसे कंप्रेस होगा वो? मान के चलो किसी ऐसी मतलब बस में बैठे हैं और जो सवारी हैं वो इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है, मतलब आप अपनी जगह से बिल्कुल हिल भी नहीं सकते, तो क्या कोई दूसरी सवारी आ जाओगी उसमें? नहीं आएगी। वही बात है, स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है तो हिलेंगे कैसे? हिलने के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस है ही नहीं तो हिलेंगे कैसे? हिलेंगे नहीं मतलब हम उसको दबा नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, कंप्रेसिबिलिटी का अगर हम केस पढ़ रहे हैं, दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो रबड़ और एक आपका स्पंज। रबड़ और एक स्पंज। रबड़, अब देखो ये बात सुन लिया हमने कि फिक्स शेप होगी इनकी, वॉल्यूम भी फिक्स होगी। कहने का मतलब फिक्स शेप का मतलब आप अगर इसको, मैं इस मार्कर को पकड़ के खींचना चाहूँ तो क्या बधेगा भाई? वो शेप में चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगर इसको यूँ दबाना चाहूँ तो क्या ये दबेगा? शेप में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो रबड़ है, उसको तो आप खींचोगे तो खींच जाओगा वो, तो शेप में तो चेंज आ गया, फिर भी हम इसको सॉलिड बोल रहे हैं। स्पंज, रसगुल्ला सुना है, जो स्पंज के रसगुल्ले आते हैं, जो पीलिया का मरीज हुआ ना उसने स्पेशली एडवाइस करी जाओ कि स्पंज के रसगुल्ले खा लो। तो जो स्पंज आपका होया करे, स्पंज को जब आप दबाओगे ना एक बार के लिए दब जाएगा वो। अब दब गया यानी कि कंप्रेस हो गया तो उसको हम सॉलिड कैसे बोल सकते हैं? हमने तो पढ़ा है कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, 0 है। तो देखो कारण क्या है कि जो आपका स्पंज है, स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, और उन होल के बीच में ट्रैपिंग रवा है, यूँ कहीं उस होल के बीच में हवा फंसी रहा आपकी। तो जब आप उस स्पंज को यूँ दबाओगे तो दबाने के बाद जैसे उसको दबाए रखोगे, वो हवा है वो बाहर निकल जाओगी। लेकिन जब आप उसको छोड़ दोगे ना, जो आपने वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो बाहर से जो प्रेशर उस पर लगाया है, फोर्स लगाया है, जैसे वो हटाओगे वो वापस से अपनी शेप वही ले लेगा।
इसलिए हम उसको काउंट करते हैं सॉलिड के अंदर कि जब आप फोर्स लगाते हो, दबाव बढ़ाते हो उसके ऊपर, तब तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे आपने वो फोर्स हटाया वापस से अपनी जो इनिशियल शेप थी, प्रारंभिक जो अवस्था थी वो ले लेगा। इसलिए स्पंज को क्या बोलते हैं हम? सॉलिड। सेम वैसे ही रबड़ है, रबड़ को आपने खींचा, फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली, बट जैसे ही आपने उस फोर्स को हटा दिया वो वापस से अपनी वही पोजीशन गेन कर लेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, रबड़ और स्पंज ये कंप्रेस कर सकते हैं। इनको हमने पढ़ तो लिया कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, फिर भी ये सॉलिड हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब आप रबड़ को या स्पंज को दबाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो एक बार के लिए तो अपनी पोजीशन, अपनी शेप चेंज कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स आपने हटाया, ये वापस से अपनी जो इनिशियल शेप थी उसको रिगेन कर लेंगे। इसलिए इनको हम सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद ये हार्ड होते हैं, वही सॉलिड जितने भी होंगे वो क्या होंगे? हार्ड होंगे। हार्ड का मतलब कठोर है, आप इनको दबा नहीं सकते। अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे ना तो टूट जाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये टूट जाएंगे। इसलिए सॉलिड क्या होते हैं आपके? ब्रिटल भी होते हैं, इनको ये भी कह सकते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये टूट जाएंगे। एक इनकी जो डेंसिटी है, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है भाई, सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड लिक्विड गैस में से इनकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना सॉलिड के बारे में जब भी पूछा जाए, वैसे तो चांसेस नहीं है, 9th क्लासेस की बातें, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड एक ऐसे पदार्थ जिनकी फिक्स शेप हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो, यानी उनका आकार भी निश्चित हो और जितना वो स्थान घेरने लग रहे हैं, जितनी उनकी वॉल्यूम है या आयतन है वो भी फिक्स रहेगा। दूसरा, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहेंगे, और पार्टिकल्स क्लोज रहने के कारण क्या होगा? उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण बल क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। आकर्षण बल ज़्यादा है, पार्टिकल्स क्लोज भी हैं, स्पेस भी नहीं है, तो क्या आप उनको दबा सकते हो? नहीं दबा सकते, तो उनको आप दबा भी नहीं सकते। हाँ, रबड़ के और स्पंज के केस में ये रूल फॉलो नहीं होगा। रबड़ और स्पंज को हम दबा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके सॉलिड है। हार्ड होते हैं, दबाओगे दबेंगे नहीं, हार्ड होंगे। ब्रिटल का मतलब है अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया, बस अगर मार्कर पे मैं यूँ दबाना चाहूँ इसको, दबेगा नहीं, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो टूट जाएगा। और उसके बाद इनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ये तो बात थी सॉलिड की। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। सॉलिड के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? लिक्विड का। अगर सॉलिड वाला याद हो गया ना तो लिक्विड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। यहाँ हम बात करेंगे लिक्विड की। अब एक बात बताओ, लिक्विड के अंदर मान लीजिए तुमने पानी ले लिया, 2 लीटर पानी ले लिया। अब उस 2 लीटर पानी को अगर तुमने बोतल में डाल लिया तो पानी तो 2 ही लीटर रहेगा ना, लेकिन उसकी शेप कैसी हो जाएगी? बोतल की जैसी। अगर उसको तुमने थाली में डाल लिया, उस पानी को, 2 लीटर पानी को, तो थाली की शेप ले लेगा। तांसला में डालोगे, तांसले की शेप ले लेगा। बाल्टी में डालोगे, बाल्टी, यानी जिस भी बर्तन में आप उसको डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेगा। लेकिन पानी तो हर बार क्या रहेगा आपका? 2 लीटर रहेगा ना। तो लिक्विड के केस में ध्यान रखना, यहाँ इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी, वो फिक्स नहीं होगी। इनकी जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगी आपकी? फिक्स। तो लिक्विड के अंदर ध्यान रखना, आकार है वो निश्चित नहीं है, आयतन है वो निश्चित रहेगा। कि अगर 2 लीटर पानी है ना, 2 लीटर पानी को आप किसी में डाल दो, क्वांटिटी तो उसकी 2 लीटर ही रहेगी, लेकिन जिस भी बर्तन में डालोगे वो वैसा ही शेप ले लेगा। पहली बात। दूसरा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वो क्या रहेगा भाई? लेस देन सॉलिड। लेस देन सॉलिड। कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के अंदर तो हमने देखा था बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। यहाँ उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। सॉलिड के केस में ध्यान रखना, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, तो सॉलिड के केस में जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे एक दूसरे के साथ यूँ अटैच रहेंगे, यूँ, उनके बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप बात करोगे लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा भाई? तो ये हम बात करें सॉलिड की, और ये यहाँ पे बात होगी आपकी
लिक्विड की। तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब कि सॉलिड के अंदर तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बिल्कुल अपने से खींच के रखा हुआ था, खींच के रखेगा तो मतलब उनके बीच में जगह नहीं होगी। यहाँ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। अगर उनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा कम है तो सीधी सी बात है थोड़ा सा गैप भी होगा पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे नंबर 3 पे, सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। यहाँ पार्टिकल्स के बीच में क्या मिलेगा भाई, कुछ स्पेस मिलेगा। अब सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये, दोनों के बीच में जगह है, तो अगर मैं इस पार्टिकल को थोड़ा सा धक्का दूंगा तो ये साइड में हो जाएगा ना, जगह मिल रही है इसको साइड में जाने के लिए। वही एग्जाम्पल ले ले बस वाला, कि बस में जब तुम खड़े हो तो थोड़ी बहुत जगह है, जगह तो तुम हिल डुल सकते हो, जब ब्रेक लगेंगे तो तुम आगे पीछे हो सकते हो ना थोड़ा बहुत, या कोई और सवारी आओगी तो थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे जा सको। वही बात है कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनके बीच में जगह होगी। अगर पार्टिकल्स के बीच में जगह है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यूँ कह सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज हायर, हायर तो नहीं कहेंगे, मोर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड में तो कंप्रेसिबिलिटी थी नहीं, यहाँ पे हम इसको दबा सकते हैं। वैसे भी पानी के अंदर अगर हम हाथ डालें, बाल्टी में पानी डाल के अगर हम हाथ डालें तो हाथ आपका बिल्कुल बाल्टी की तली तक चला जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, तुमने अपना हाथ डाला तो हाथ ने क्या करा, उन पार्टिकल्स को इधर उधर हटा दिया। तो पार्टिकल्स के बीच में जगह होने के कारण क्या होगा, आप उनको कंप्रेस कर सकते हो। एक गुण और होता है इनके अंदर भाई, फ्लूइडिटी, कि लिक्विड के अंदर बहने का गुण होता है, बह सकता है। सॉलिड आपके बहेंगे नहीं, लिक्विड आपके क्या होंगे, बह सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो सॉलिड से क्या होगी भाई, लेस देन सॉलिड, यूँ कह सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी लिक्विड की। सॉलिड की पढ़ ली हमने, लिक्विड की पढ़ ली। लिक्विड के पास क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगी, शेप फिक्स नहीं रहेगी। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। और अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसका मतलब पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर भी होंगे। थोड़े थोड़े दूर होने का मतलब पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप भी है। पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप है मतलब आप पार्टिकल्स को इधर उधर धक्का दे सकते हो। पार्टिकल्स जब हिलेंगे डुलेंगे मूवमेंट करेंगे, इसका मतलब आप उनको कंप्रेस कर सकते हो। तो ये आपके कंप्रेसिबल भी होंगे। फ्लूइडिटी का गुण होता है इनके अंदर, बहने का गुण होता है। पानी को फर्श पे डालोगे बहना शुरू कर देगा, दूध को डालोगे बहना शुरू कर देगा। जरूरी नहीं है कि सब के अंदर सेम रेट से फ्लो करे। पानी है वो थोड़ा सा जल्दी जाओगा और उसके कंपैरिजन में अगर आप तेल वगैरह डालोगे तो वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फ्लो करेगा, लेकिन फ्लो करने का गुण होता है इनके अंदर। डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। ये सॉलिड और लिक्विड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। तीसरे नंबर पे आएगा आपका गैस। गैस के अंदर देखो, आपने गुब्बारा ले लिया और उस गुब्बारे के अंदर फूंक मारी। अब जब फूंक मारी तो वो जो गुब्बारे के अंदर हवा गई है उसने क्या करा भाई, प्रेशर लगाया उसकी दीवारों पे और गुब्बारे ने अपनी शेप ले ली, फूल गया वो। गैस के अंदर सॉलिड और लिक्विड की तरह कुछ फिक्स नहीं होता भाई। सॉलिड में तो शेप भी फिक्स थी, वॉल्यूम भी फिक्स था। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम है वो फिक्स थी, शेप थी वो फिक्स नहीं थी। गैस के अंदर कोई शेप कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। कमरे में है तो अलग वॉल्यूम मिलेगी, जरूरी नहीं है चेंज होती रहेगी, वो कोई फिक्स जरूरी नहीं है कि वो, मान लीजिए तुमने एक गुब्बारा ले लिया, उस गुब्बारे में तुमने हवा भर ली। अब उस हवा को जब दूसरे गुब्बारों में डालोगे तो जरूरी नहीं है वो सारी की सारी हवा उसके अंदर चली जाए। तो शेप है ना, तो वो फिक्स है, यहाँ पे कमरे में होगी, कमरे की शेप ले लेगी, पार्टिकल्स इधर उधर चक्कर लगाते रहेंगे। बाहर भी हवा, यानी हवा का कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है हवा के अंदर। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखेंगे। पहली,
शेप एंड वॉल्यूम वो आपकी फिक्स नहीं है। किसके अंदर? गैस के अंदर। अब गैस के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही कम है भाई, लेस एंड लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस की बात करेंगे, या यूँ कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ना के बराबर होता है गैसेज के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही कम होता है, मतलब रेयर होता है। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो नज़दीक नज़दीक थे, यहाँ थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो पार्टिकल थोड़े से दूर चले गए, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम है तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेंगे एक दूसरे के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या होगा, लार्ज स्पेस रहेगा, लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, आप उनको कंप्रेस भी कर सकते हो, भाई दबा तो सकते हो ना। हाईली कंप्रेसिबल मतलब इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है भाई, बहुत ज़्यादा, हाईली कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद इनकी जो डेंसिटी होगी वो लो होती है भाई, बिल्कुल ही लो होती है इनकी डेंसिटी, गैसेज की जो डेंसिटी है वो लो होगी। अगर हम इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, फ्लूइडिटी का गुण इनके अंदर भी होता है भाई, हवा बहती रहती है तो फ्लूइडिटी का या बहने का गुण आपका हवा के अंदर भी होता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड पढ़ लिया हमने, लिक्विड पढ़ लिया, गैस पढ़ लिया, मैटर होता क्या है वो पढ़ लिया, और केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी माइक्रो ने एक छोटे लेवल पे नहीं, थोड़ा सा बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो मैटर को कितने टाइप से क्लासीफाई किया, कितने भागों में मैटर को बांटा गया है, हम वो पढ़ेंगे। वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। टेक केयर।